सभा में मौजूद मेरे बड़े व छोटे, बुजुर्ग व भाई, माताएं व बहनें, रमेश कुमार जांगड़ा, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के राष्ट्रीय महासचिव का सादर प्रणाम। आज अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की एक वार्षिक आम सभा है, जिसके अंदर समाज के विशेष साथी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे साथी और प्रदेश कार्यकारिणियों के हमारे साथी व समाज बंधु सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। यह वर्ष अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन का 5वां वर्ष चल रहा है और इन 5 सालों के अंदर हमने जो अक्सर संगठनों की कार्यशैली होती है उससे कुछ हटकर काम करने की कोशिश की है, व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कि जो सब मिलके समाज की सेवा करना चाह रहे हैं वहाँ पे अगर कुछ कमियां हैं तो हम अपने प्रयास से उसको पूरा करना चाहेंगे। हम सभी के प्रयासों में पूरक होने की कोशिश कर रहे हैं। इस संगठन की स्थापना 14 नवंबर 2018 को की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य राजनीति ही रखा गया था। राजनीति के लिए संख्या बल की आवश्यकता होती है, इसलिए विश्वकर्मा समाज के लिए इस संगठन को स्थापित किया गया था। विश्वकर्मा समाज से हमारा तात्पर्य है जो आराध्य विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं वो सभी बंधु इस संगठन में निहित हैं। इसके लिए एक व्यापक व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसके तहत सभी स्तरों पर, स्तर से मेरा मतलब है राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, शाखा व राजनीति की दृष्टि से प्रदेश, लोकसभा स्तर, विधानसभा स्तर, पार्षद स्तर और बूथ स्तर, यहाँ तक के लिए इस व्यवस्था का निर्माण किया गया है। समाज के सभी वर्ग इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जैसे पुरुष, महिला, युवा, युवती, सभी के लिए हमने इसमें एक अपॉर्चुनिटी रखी है। जो जिस तरह से आके योगदान देना चाहे समाज हित में, उसका स्वागत है। अनेक पद हैं कार्यकारिणियों में, योग्यता के अनुसार वो भूमिका अदा की जा सकती है और अनेक प्रकोष्ठ भी हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। सामाजिक प्रकोष्ठ, राजनीतिक प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, युवती प्रकोष्ठ, IT सेल, ये सभी इसके अंदर अभी सक्रिय हैं। पूरी व्यवस्था में करीब 35 से 40 करोड़ लोगों को संभालने का प्रावधान है। मतलब व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई है, अगर पूरे भारत का सारा समाज भी जुड़ जाता है तो हम इसको संभाल पाएं। इस प्रकार से इसको पूरे को हिसाब किताब में रखा गया है। अब इस व्यापक व्यवस्था को रूप देने के लिए ये कागज पे तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने इसमें IT की मदद ली है, वेबसाइट का निर्माण किया है और वेबसाइट के माध्यम से सारी चीज़ों को पिरोया गया है। तो वेबसाइट के माध्यम से सारी सुविधाएं, सारी जानकारियां आपके फ़ोन के अंदर, आपके हाथ के नीचे उपलब्ध हैं। कोई भी कहीं से भी इनको एक्सेस कर सकता है, जानकारी ले सकता है और वहाँ से जानकारी भेज सकता है।
इस वेबसाइट को बनाने में हमें लगभग 3 वर्ष का टाइम लगा। अभी भी करीब 60% ये पूरी हो गई है और हमारे काम करने लायक हो गई है, तो हम इसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। इस वेबसाइट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, एक आम आदमी के लिए, कोई भी विजिट करे उसको जो बेसिक जानकारी है वो दी जा सकती हैं। दूसरा, अधिकारियों के लिए जो जुड़ के कुछ अपनी खास भूमिका अदा कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उसके हिसाब से उसकी तैयारी की गई है। और तीसरा, IT सेल के अधिकारियों के लिए जो डाटा की मैनेजमेंट उसके माध्यम से करें, उसमें डाटा की एंट्री करनी है, संभालना है, कुछ फेरबदल करना है, वो सारा उसके माध्यम से कर सकते हैं। इस वेबसाइट की आधारशिला समाज के लिए राजनीति व सक्रियता को बढ़ाने के लिए खास की गई। यह भी सच है कि राजनीति के लिए कुछ विचारधारा का होना जरूरी है जो जन सामान्य के लिए लाभकारी हो। राजनीति में यदि हम कुछ उदाहरण पीछे देखें तो आप पाएंगे कि काशीराम जी ने दलितों के लिए उनको संगठित करके राजनीति शुरू की थी। इसी प्रकार से मुलायम सिंह जी ने भी यादवों को संगठित करके अपनी राजनीति शुरू की थी। यहाँ तक कि बाल साहब ठाकरे जी ने भी मराठों को संगठित करके राजनीति शुरू की थी। तो राजनीति शुरू करने का एक तरीका है कि अपने समाज को संगठित करो और उसके बाद राजनीति में पूरा उतर जाओ। तो उसी आधार पर इस भूमिका को रखा गया है। हमारा समाज अक्सर शिक्षा में, चिकित्सा में और न्याय की दृष्टि से ज़्यादा पिछड़ेपन से ग्रस्त है। अक्सर इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं, तो इनको ही हम अपना विचारधारा का आधार बना सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा व न्याय हम सबको दे पाएं। इस आधार पे हम राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। राजनीति की यह लड़ाई समाज के लिए हमें हर स्तर पर लड़नी है। प्रत्येक लोकसभा स्तर पर, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर, प्रत्येक पार्षद स्तर पर और प्रत्येक बूथ स्तर पर सभी की व्यवस्था इसमें निहित है। तो हम इसके लिए अब तैयार हैं। यह सब करने के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्यकारिणियों का निर्माण आवश्यक है और समाज का सहयोग आवश्यक है कि समाज की सेवा समाज के माध्यम से ही करनी है। व्यवस्था एक जगह से दी जा सकती है, बाकी जो समाज के बंधु हैं उनको ही नियमों को, आधार को फॉलो करते हुए उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि राजनीति के मौसम में भरपूर राजनीति हो और बाकी के वक्त समाज की गतिविधियां हों, ताकि समाज गतिविधियों के माध्यम से संगठित रहे, एक व्यवहार बना रहे। सभी क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। जरूरत है तो नेता हमारे आगे आएं, इस मुहिम का हिस्सा बने और पार्टियों से ऊपर उठकर समाज प्रथम को साक्षात्कार करें। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां जो भी विश्वकर्मा समाज को ज़्यादा से ज़्यादा चुनावों में अधिक से अधिक टिकट देती हैं, वहाँ हम चाहते हैं कि समस्त समाज उस पार्टी का समर्थन कर अपने प्रत्याशियों को जिताने का भरपूर प्रयास करे। यहाँ पे कहना ही चाह रहे हैं, जैसे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी विश्वकर्मा समाज के प्रत्याशियों को या ये कहती है कि हम 5 टिकट देने के लिए तैयार हैं, हम 4 टिकट देने के लिए तैयार हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट ऑफर करती हैं वहाँ हम अपने प्रत्याशी उतार सकें उन टिकटों पर, और फिर पूरे प्रदेश में या उस पूरे स्थान पे जहाँ पे सक्रिय हैं चुनाव, उस वक्त पूरा समाज उनको जिताने में पूरी कोशिश करे। तभी हमारी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए महासंगठन किसी पार्टी विशेष का समर्थन न करते हुए बल्कि अपने विश्वकर्मा समाज के प्रत्याशियों को जिताने का हर संभव प्रयास करने के लिए वचनबद्ध है। पिछले चुनावों में समाज के जितने भी प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है, ज़्यादातर निर्दलीय के रूप में लड़ा है। ऐसे प्रत्याशियों को कार्यकर्ताओं के अभाव में
काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ABSVM की राजनीतिक प्रकोष्ठ की कार्यकारिणियाँ ऐसे सभी प्रत्याशियों के लिए कैडर या कार्यकर्ताओं का कार्य करेंगी और हर प्रकार से सहायता करेंगी ताकि उनके साथ खड़ी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में उतरें और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का कार्य करें। ये हमारा विज़न है। अभी फरीदाबाद में पार्षदों के चुनाव होने वाले हैं और हमारे सामने पल्ला स्थान से अमित जांगड़ा जी भावी प्रत्याशी हैं, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं वो। आज वो किसी पानीपत में कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर वो गए हुए हैं, इसलिए वो आने में असमर्थ रहे। और नहर पार से सुभाष पांचाल जी, वो भी पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पलवल गए हुए हैं, लौटते में शायद यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे पार्षदों को हमें पूरा प्रोत्साहन देना है, सहायता करनी है और उनके लिए कैडर का मजबूत काम करना है। इस प्रकार से हम अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में एक सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। इसके साथ साथ सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से हम परिवारों को संगठित रखने की कोशिश कर सकते हैं। समाज संगठित होगा, समाज में आपसी व्यवहार होगा तो राजनीति के वक्त फिर एकजुट वोट भी दी जा सकती हैं। ये बहुत आवश्यक है। तो समाज को संगठित करने के लिए समाज के परिवारों में व्यवहार की आवश्यकता होती है और व्यवहार को बढ़ाने के लिए निरंतर आयोजन होते रहने चाहिए। यह कार्य भी हमें हर स्तर पर जैसे प्रदेश, जिला, शाखा आदि पर करने की आवश्यकता है। इसलिए समाज के सदस्यों से आग्रह है कि स्थानीय कार्यकारिणियों का हिस्सा बने और समाज को मजबूती प्रदान करें। समाज की खास ज़रूरतों को महासंगठन पूरा कर सके, इसके लिए विशेष समितियों का गठन कर मजबूती प्रदान की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सांस्कृतिक गतिविधियों को संकलित करने के लिए एक ABSVM डिजिटल मासिक पत्रिका का संचालन निःशुल्क संपादक मंडल द्वारा किया जा रहा है। आवश्यकता है यदि समाज से इसमें विज्ञापन भी आने लगे तो पत्रिका को कुछ आर्थिक मदद भी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे श्री नूतन विश्वकर्मा जी अहमदाबाद में एक यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उनके प्रयास से समाज के करीब 150 से पौने 200 बच्चे उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके लिए वो नीट परीक्षाओं की उनको कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। मैं भी 12वीं क्लास के फिजिक्स के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। नूतन जी का सपना है कि वो लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट बना सकें जिसमें जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं नीट की परीक्षाओं की उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा सकें और उनको वहाँ पे इन हाउस कोचिंग दिलवा सकें। तो ये उनका सपना है। हमें ऐसे प्रयासों के साथ जुड़कर हमें उनको मजबूती प्रदान करनी है। शिक्षा समिति का गठन किया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ जानकारी श्री मोहनलाल धीमान जी आपको अभी बताएंगे। मोहनलाल जी प्लीज। आप मोहनलाल धीमान जी हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आपकी कुरुक्षेत्र से हैं और आपकी गाइडेंस हम बच्चों के बहुत काम आ रही है। प्लीज।
धन्यवाद। आदर और सम्मान के योग्य अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के संरक्षक मंडल हेडेड बाय श्री ऑनरेबल श्री रतनलाल शर्मा जी, श्रीमती पुष्पा जी और श्री रमेश जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, आदर के योग मेरे साथीगण और दूर दराज से आए भाइयों बहनों, मातृशक्ति, खुशी यह है कि आज यहाँ पर तकरीबन विश्वकर्मा समाज के जो इस एरिया के 4 बेसिक स्तंभ हैं, हालांकि और जगह और भी स्तंभ हैं, 4 बेसिक स्तंभ हैं, जांगीर, निमान, रामगढ़िया और पंचाल और टांक भी हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत खुशी की बात है। जिस उद्देश्य को लेकर चले श्री विश्वकर्मा जी के नाम से, वो उद्देश्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे कुछ सौभाग्य मिला कुछ सहयोग करने का। हालांकि मुझे एक और जैसे बताया इन्होंने संपादक मंडल है जो पत्रिका में, उसमें मैं एक संपादक का कार्य करता हूँ मैं। और एक और हमने कोई स्कीम बनाई हुई है, जब जैसा जैसा कोई कार्य होगा, एक अच्छी कार्य करेंगे, उत्कृष्ट सेवाएं जो कोई करेंगे, उस टाइम क्या हमारी भूमिका, उसको सम्मानित करने का क्या योजना होनी चाहिए, वो भी हमने एक प्रारूप सा रखा हुआ है दिमाग में, तो ताकि लोग जो है सामाजिक सेवा में आगे बढ़े। मेरे लिए इन्होंने शिक्षा समिति के लिए बनाने का रखा था, एक एडहॉक कमेटी इन्होंने बनाई। उसके तीन वो हैं मेंबर, एक बहन प्रमिला जी झारखंड से, एक मध्य प्रदेश से श्री रामकृष्ण जी, एक मेरा नाम भी था। हम तीनों वार्तालाप करते रहे। मुझे नहीं मालूम इनके पास कुछ होगा, वहाँ से कोई ड्राफ्ट बन के आया नहीं आया, परंतु मैंने अपने उस पर एक प्रयास किया है। वो मैं आपके समूह जो मोटी बातें वो मैं पढ़ता हूँ, ताकि एक शिक्षा समिति बेसिकली विश्वकर्मा समाज के बच्चों के लिए प्रोत्साहन, उनके बच्चों के लिए विद्यार्थियों हेतु समय अनुसार शिक्षा संबंधी सलाह दे, विद्यार्थियों हेतु शिक्षा वृत्ति योजना बनाए और उन्हें भिन्न भिन्न उद्यमों यंत्रों में स्थापित करने हेतु प्रयास करें। शिक्षा समिति का संचालन इस प्रकार होगा, इसमें 5 स्थायी सदस्य होंगे और 2 अस्थायी होंगे सदस्य। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए होंगे। 2 वर्ष का अभिप्राय 2 वर्ष शिक्षा सत्र से है। और ये जो शिक्षा समिति होगी, ये संरक्षक मंडल के कोऑर्डिनेशन में काम होगा। इसका 7 जो सदस्य होंगे, वो हर एक बैठक का संचालन करने हेतु अपने में से ही एक को अध्यक्ष नॉमिनेट करेंगे उस बैठक के लिए। और इसके जो निर्णय होगा बैठक का, उसमें कोई 5 सदस्य होंगे मेजॉरिटी में, वो अगर है एक राय बनती है तो वो निर्णय होगा। बट उन 5 में जो बैठक के अध्यक्ष का वोट और अस्थायी सदस्य 2 में से एक का वोट आवश्यक होगा, ताकि अस्थायी सदस्यों की जो गरिमा है वो बराबर रहे। ताकि अस्थायी सदस्यों का नामांकन संरक्षक मंडल द्वारा होगा और इसके संचालन से तो प्रॉपर संचालन से 3 सब कमेटी होंगी। नंबर 1 नाम बता दीजिए। हाँ, नाम बता पीछे। हाँ, नाम बता दीजिए। शिक्षक सलाहकार सब कमेटी
इसमें टीचिंग वाले जो हमारे शिक्षाविद हैं वो अपनी राय देंगे, और ताकि उनको किस किस नौकरी में, किस किस सेवाओं में उन्होंने आगे आगे जाना चाहिए बच्चों के लिए। और इसके 7 सदस्य होंगे जिनका नॉमिनेशन शिक्षा समिति और संरक्षक मंडल के कोऑर्डिनेशन से होगा। दूसरी वित्तीय उप समिति, ये इसका भी जो योजना है शिक्षा समिति और संरक्षक मंडल के कोऑर्डिनेशन से होगा। और ये जो देश में विदेश में स्पॉन्सर्स होंगे, प्रायोजक होंगे, हमारे समाज के जो बच्चों को आर्थिक सहायता देने में सक्षम होंगे, इच्छा शक्ति होगी, उसके बारे में उस दिन से धन एकत्रित करेंगे ताकि वो छात्रवृत्ति का जो प्लान है वो चलता रहे। इसके सदस्यों की संख्या का प्रपोजल 11 है, क्योंकि काम बड़ा होगा ये। तीसरी है वितरण प्रबंधन उप समिति। छात्रों के लिए कैसे कैसे उनको स्कॉलरशिप देनी है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना धन है हमारे पास, उस धन में से कितना हम इस साल दे सकते हैं, तो ये प्रबंधन उसका करेगी। और उनसे जो प्रार्थना पत्र होंगे वो लेगी इकट्ठे करके और आगे रखेगी वित्त समिति के पास कार्य के लिए, और उनको प्रेरित करेगी जो सेवाएं, उत्कृष्ट सेवाएं हैं भारत की, से IAS, IPS, IES एंड IRS वगैरह, या स्टेट्स की भी जो उत्कृष्ट जो सेवाएं होती हैं PCS वगैरह, उसके लिए जैसे उन्होंने बताया हेल्थ के लिए बच्चों को प्रेरित करेगी। अभिभावकों को भी इस बारे में गाइड करेगी कि भी आपने बच्चे को कहाँ पर किस लेवल पर ले जाना है। और दूसरी बात, जो कॉलेज वगैरह विश्वविद्यालय वगैरह हैं उनसे कोऑर्डिनेशन काम भी इसी का होगा। छात्रवृत्ति की जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, उस पर मैंने एक वो बनाया है। पहली बात तो बच्चे की शिक्षा किसी राजकीय या राजकीय सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय, विश्वविद्यालय या क्या नाम संस्थान से होनी चाहिए। प्राइवेट जो प्योर जो प्राइवेट है वो नहीं होगा। हाँ, पात्रता कहाँ से शुरू करें? 8वीं के बाद, 8वीं तक नहीं है, जो हमारा जो विचार है, आप जैसा पास करेंगे वो होगा। 8वीं में अगर उसके 80% या अबव मार्क्स आए हैं तो उसको 2 वर्ष के लिए 9वीं 10वीं के लिए शिक्षावृत्ति होगी। 10वीं में अगर उसके 80% आए हैं तो उसको 2 वर्ष 11वीं और 12वीं के लिए होगी, 10+1 10+2 के लिए। उसके बाद अगर 10+2 में उसके 75% मार्क्स आए, 80 से मैंने यहाँ 75 प्लस मार्क्स की जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाती है आगे 75% मार्क्स आए हैं और वो 3 वर्ष का JEE डिप्लोमा, BCom, BSc, मेडिकल, नॉन मेडिकल, या 5 वर्ष का BLLB, MBA, ICSI, ICWM, ICAI, बायोटेक, बायोसाइंस या उसके इक्विवेलेंट कोई भी 5 साल के जो कोर्स है वो करना चाहे, या 4 वर्ष के लिए BTech, डेयरी टेक्नोलॉजी जो 4 वर्ष के कोर्स है वो करना चाहिए। उसी के अनुसार उसके वर्ष का वजीफा होगा। ये जो मापदंड है ये भविष्य में बढ़ाए या घटाए भी जा सकते हैं। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राशि वित्तीय समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित होगी। अभी प्रारंभ में क्योंकि कोर्स हमारे पास कम होगा, प्रपोजल ये है कि ओनली अप टू 10वीं पास तक के को स्कॉलरशिप दिया जाए, +2 मतलब 12वीं तक के को दिया जाए, और 12वीं के बाद के जो कोर्सेज हैं उनको बाद में जैसे हमारे पास कोर्स होगा तो दिया जाए।
नेक्स्ट, अनाथ बच्चों के लिए जिनके माता या पिता दोनों ही ना हो और गरीब हो, ये कंडीशन गरीब हो, उसके लिए अलग से प्रोविजन होगा और पात्रता में 5% की ढील होगी। गरीब विद्यार्थी, मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल लिया है कि गरीब का मतलब जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 होगी से तक होगी, मतलब ऊपर ना हो, वो गरीब की श्रेणी में आएंगे, उनके लिए भी क्लास आएगी। ड्रॉप आउट विद्यार्थी, हमारे समाज में आमतौर देखा गया है कि 8वीं 9वीं के बाद ड्रॉप आउट का रेशो काफ़ी है, तो प्रपोजल है कि 10+2 तक के ड्रॉप आउट विद्यार्थियों हेतु तो अलग से राहत प्रदान करने की योजना भी बनाई जाएगी ताकि वो अपनी शिक्षा दोबारा से शुरू हो सके उनकी। और प्रार्थी की एप्लीकेशन कैसे आएगी? एक एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन करेगा और उस आवेदन को संबंधित उसी स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश में जो कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई अध्यक्ष होगा, प्रदेश में कह लो या कोई और भी हो, उससे अनुशासित, उससे अनुशंसित होगा, रिकमेंडेड होगा, उससे 2 के साइन होने के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। अन्य जो प्रावधान है वो एक प्लानिंग है कि 1 विंडो सर्विस के लिए, ताकि अभिभावक का और विद्यार्थी का वो रहे कोऑर्डिनेशन, टीचर का और विद्यार्थी का रहे कोऑर्डिनेशन, ऐसा करने की योजना है। ये जो प्लानिंग का पार्ट है, जैसे जैसे समूह बनता रहेगा, आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, इसको आगे बढ़ावा मिलता रहेगा। ये एक मेरा कोशिश है, आपके सम्मुख है, सुरक्षा मंडल सम्मुख है। इसमें जो तरमीम होंगी मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री रमेश जी से या किसी और से एक ड्यूटी लगा दें कि वो जो सुझाव आए वो सुझाव नोट करते रहें ताकि वो उनको शामिल किया जा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी। ये काफी विस्तृत प्रयास है। संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे समाज में, क्योंकि लेबर क्लास है, सुबह जाते हैं शाम को घर आते हैं, बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या चल रहा है उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे स्थान पे उनको कौन गाइड करे? तो हम मिलके उनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है, ग्रुप बनाया है, जिसमें सभी शिक्षार्थी और शिक्षाविद एक ही जगह पर आ जाएं, बच्चे अपनी समस्याएं पोस्ट करें और वहाँ पे जो शिक्षाविद हैं वो उनका समाधान वहीं पे पोस्ट करें। तो ये एक आपसी सहयोग से बहुत सरलता से किया जा सकता है। तो अभी इसमें हम काम कर रहे हैं और इस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे ये रूप लेती जाएंगी, समाज को ये सेवाएं हम देना शुरू कर देंगे। ऐसे ही चिकित्सा भी एक जगह है, फील्ड है जहाँ पे अक्सर समस्या आती है। हमारे परिवार मध्यम वर्ग के परिवार कुछ ज़्यादा हैं, गरीबों में भी नहीं आते हैं, अमीरों में भी नहीं आते हैं, इसलिए बीच के होने की वजह से मार ज़्यादा खाते हैं। कोई बीमार हो जाता है तो अकस्मात उस पर फाइनेंशियल लोड पड़ता है, तो उसके लिए फिर समाज ही सहायता करता है। हम चाहते हैं कुछ इस तरफ भी अगर हम किसी समिति के माध्यम से कुछ अगर ठोस काम कर सकें समाज के ऐसे सदस्यों के लिए, तो उस तरफ भी हमारा प्रयास जारी है। इसमें HDFC से बात की है हमने, जो कि उनकी पॉलिसीज वगैरह होती हैं, वो पॉलिसी उपलब्ध कराई जा सकें ऐसे परिवारों को, ताकि लाइफ सेविंग स्कीम्स जो भी हैं उनको बेहतर ज्ञान का प्रदान हो और फिर वो अपने डिसीजन लेके उस प्रकार से अपनी स्कीम्स को फॉलो कर सकें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट परिवार को सिखाई जा सकती है।
ऐसी जनरल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट के लिए आदित्य बिरला ग्रुप से भी बात की हुई है, उन लोगों भी तैयार, उन लोग भी तैयार है। और आज मैंने उन दोनों को बुलाया था, शॉर्ट नोटिस होने की वजह से वो मैनेज नहीं कर पाए। मैं चाहता हूँ ऐसी सभाओं में ऐसे लोग अगर हमारे बीच में आके सबको एक साथ कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं तो हमें ऐसे भी प्रयास करने की जरूरत है, ताकि एक दिशा तो मिलती है। आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक मजबूत व्यवस्था के साथ हम राजनीतिक और सामाजिक कार्यों को आपके सहयोग से करना चाहते हैं, जो संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू हो। महासंगठन समाज के 6 स्तंभों पर राजनीतिक, न्यायिक, शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक व सांस्कृतिक कार्यों को एक्सपर्ट कमेटियों के माध्यम से नीति नियमों के तहत करने के लिए प्रयासरत है, वचनबद्ध है। किसी भी संस्था के कार्यों का संचालन करने के लिए समाज से आर्थिक सहयोग का प्राप्त होना आवश्यक है। आपको यह बताना चाहेंगे कि एबीएसवीएम के पास एटीजी का रजिस्ट्रेशन पिछले साल हमने प्राप्त कर लिया है, जो आम जन के लिए इनकम टैक्स के बेनिफिट का साधन बनता है, तो उसको उपयोग कर सकते हैं और महासंगठन की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आप आगे आएं, हमारा बढ़ चढ़कर सहयोग करें, प्रोत्साहित करें। आपके द्वारा दी गई राशि का उपयोग कार्यों के अनुरूप ही होगा। कहने का मतलब, अगर आप चाहते हैं कि ये राशि का प्रयोग शिक्षा के लिए यूज हो तो हम उसको शिक्षा में ही यूज करें। अगर आप चाहते हो नहीं है चिकित्सा में आप इस चीज को यूज करें तो हम चिकित्सा में ही यूज करेंगे। वैसे जैसे जैसे राशियां जिस हिसाब से आप योगदान देंगे वैसे फंड्स बना के उन फंड का उसके अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा, मिसयूज नहीं होगा। इस अनुदान राशि को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट का भी प्रावधान है और इसका QR कोड हमने पैम्फलेट में भी दिया है। आप सबको बताना चाहेंगे कि कार्यशैली को सरल बनाने के लिए नियमों में अब कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। अभी तक पिछले 4 सालों में हमने बहुत कोशिशें की हैं नियमों के तहत काम करने की। समाज से फीडबैक मिले हैं, काम करने में समस्याएं हुई हैं, लोगों का रुझान कुछ जिस प्रकार से होता है, फिर हम उसके अनुरूप अपनी जो नीति नियम है उनको हम फ्लेक्सिबल इसीलिए रखा हुआ है कि हम उसको ढाल सकें और ज़्यादा अनुरूप काम कर सके समाज के। इनमें जो मूल बदलाव है वो कुछ इस प्रकार से हैं। विभिन्न स्तरों पर जो सदस्यता शुल्क का प्रावधान रखा गया था उसे अब हम खत्म करने जा रहे हैं। आज के बाद एबीएसवीएम में सदस्यता निःशुल्क प्रदान की जाएगी। सदस्यता के लिए कोई शुल्क नहीं प्राप्त किया जाएगा। मगर यहाँ पे एक चीज और है, सदस्यों को जोड़ने के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भाग लेना आवश्यक होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए मैं बुलाना चाहूंगा राजीव जी को। ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमने अभी शुरू किया है, जो भी सदस्य संगठन से जुड़ना चाहता है उनको कुछ प्राथमिक जानकारियां होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो राजीव जी उस प्रक्रिया से गुजरे हैं, ये अपने फीडबैक आपको देंगे, उनको कैसा लगा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा, राजीव कुमार विश्वकर्मा, गुड़गांव। तो साहब, जैसे स्टार्टिंग में हुआ था कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए जिस साहब ने कहा था कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने से बेसिकली सभी एक प्लेटफार्म पे आएंगे और जब सारे एक प्लेटफार्म पे आएंगे तभी हम उसको सुचारू रूप से हम चला पाएंगे। तो सबसे पहले समाज का जो हमारा जो विजन और मिशन है वो सबको क्लियर होना चाहिए। जो भी न्यू जॉइनर्स हैं तभी सब लोग का जो चलने की जो डायरेक्शन है वो एक होगी। तो सबसे पहले जैसे सर ने लिखा भी है तो वो भी सेम है कि समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित एवं राजनीतिक शक्ति संपन्न हो। तो हर एक शब्द की अपनी अपनी एक महत्ता होती है। उस शब्द की जब महत्ता जब हर आदमी समझेगा तो न्यू जॉइनर्स के लिए भी बहुत आसान होगा और उसको फिर हम सुचारू रूप से आगे चला पाएंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। तो ओरिएंटेशन में बेसिकली जो हमारे फील्ड के अंदर साथी लोग हैं वो अपने कार्यकारिणियों को बढ़ाने के लिए संपर्क करते हैं और संगठन की कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। कई बार वो अधूरी होती है, पूरी नहीं हो पाती, या कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो उनके जवाब कई बार देते नहीं बनते। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है पहले से ही सारी जानकारी प्राप्त करा देता है ताकि आगे कार्य करने में बहुत सहूलियत हो जाए। तो हम चाहते हैं जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, तजुर्बेकार हैं, मगर इसमें सिर्फ एक कोशिश ये की गई है कि अपना महासंगठन क्या कर रहा है वो जानकारी उनके साथ शेयर की जाए ताकि उसके अनुरूप वो डिसीजन लेके सहयोग दे सके। दूसरी जो खास बात है कि जितनी भी रसीदें सदस्यों को आज तक दी हुई थी, आज के बाद उनका प्रयोग अमान्य होगा। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, महासंगठन की जो रसीद बुक आपके पास है आज के बाद उनका प्रयोग न कीजिए, वो सब अब अमान्य घोषित की जा चुकी है। सभी रसीद बुक जो आपके पास हैं वो कार्यालय में लौटाने की व्यवस्था करें। जो रसीदें बनाई जा चुकी हैं उनका हिसाब भी प्रेषित करें, जमा कराएं। आज के बाद जो नई रसीदें प्रधान कार्यालय से लेकर प्रयोग की जा सकती हैं, ये सारी रसीदें डी सीरीज की होंगी। डी फॉर दिल्ली, डी सीरीज की रसीदें ही आज के बाद मान्य होंगी, ये कृपया ध्यान रखें। सभी प्रदेश अध्यक्षों से निवेदन है कि एबीएसवीएम के ब्रांच के नाम से एक बैंक अकाउंट अवश्य खोलें और उसका संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार शीघ्र अतिशीघ्र करें। साथ में यह भी निवेदन है कि हर महीने अकाउंट एवं स्टॉक बुक अपडेट किए जाएं और हर 6 महीने बाद उनका ऑडिट अवश्य कराया जाए। ये सभी जानकारी वेबसाइट पर जल्द ही अपडेट कर दी जाएंगी। वह इस महीने की डिजिटल मासिक पत्रिका में भी प्रेषित कर दी जाएंगी। एबीएसवीएम की अनेक इकाइयां अपने अपने स्थान पर भिन्न भिन्न आयोजन करती रहती हैं। हम सर्व समाज से सहयोग से इसे और तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। बोलो विश्वकर्मा भगवान की, बोलो विश्वकर्मा भगवान की। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी, आपने विस्तृत जानकारी हम सभी को दी और वैसे भी ये लीफलेट सभी को पहुंच चुका है, समराइज किया हुआ है इसके अंदर कि हम क्या क्या योजनाएं, भावी हमारी योजना है, किस पर काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हमारी उपलब्धियां हमें मिल रही हैं। तो शायद ये सभी के पास पहुंच चुका है, नहीं पहुंचा है तो प्राप्त कर लें।